आज़ादी की कभी शाम ना होने देंगे, उन शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम ना होने देंगे। है लहू का एक एक कतरा जब तक हमारे रगों में, भारत माता का आंचल नीलाम ना होने देंगे। गाइज, ऐसे ही एक शहीद भगत सिंह के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कितने शहीद हुए जिन्होंने देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। तो गाइज, ऐसे ही शहीद के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिनका नाम भगत सिंह था। और उनका जन्म 1907 में 27 सितंबर को बाग गांव में, जो कि लायलपुर जिले में पड़ता था, उस टाइम में पंजाब में था लेकिन आज पाकिस्तान में है, वहां पे हुआ था। एक सिख परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता सरदार किशन सिंह थे, जो पेशे से किसान थे। और इनका बचपन ही ऐसा रहा। ये बिल्कुल निडर थे, ये किसी से भी नहीं डरते थे। बचपन से ही इनको बस आज़ादी आज़ादी आज़ादी, जहां देखे इनको आज़ादी चाहिए थी। ये इतने निडर हो गए थे कि इनको किसी भी चीज से, यहाँ तक कि मौत से भी इनको डर नहीं लगता था। इनका बचपन में एडमिशन कराने के लिए गए लेकिन इन्होंने एडमिशन नहीं लिया, क्योंकि वो स्कूल अंग्रेजों का था। इन्होंने, जो कि भारत शासित स्कूल था, उसमें इन्होंने एडमिशन लिया और इसको आज हम डीएवी बोलते हैं। उसमें इन्होंने अपनी पढ़ाई की और इन्होंने बचपन में ही 50 किताबें ऐसी पढ़ डाली थी जो कि इनके कोर्स से, इनके सिलेबस से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे। बचपन में एक बार इन्होंने देखा, इनके पिताजी एक खेत में आम की गुठलियां लगा रहे हैं। इन्होंने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी, इससे क्या होगा? तो इनके पिताजी ने बोला कि ये बड़ा होके पेड़ बनेगा और उस पे आम लगेंगे। तो इन्होंने बोला, पिताजी मैं भी बंदूक लगाऊंगा और बड़ा होने के बाद जब वो पेड़ बड़ा होगा तो उस पे बंदूक लगेगी, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के, क्रांतिकारियों के काम आएंगी, हथियार मिलेंगे उनको। इस तरह का इनका थिंकिंग लेवल था। बचपन से ही इनको अंग्रेजों को भगाना था। ये डरते नहीं थे बिल्कुल भी। इनको 12 वर्ष के थे तब इन्हें पता चला जलियांवाले कांड के बारे में। पैदल ही, जो कि 12 मील था इनके स्कूल से, वहां पे गए। वहां से एक मिट्टी ये उठा के लेके आए, एक बोतल में भर के लेके आए और पूरी रात उसी मिट्टी के बारे में सोचते रहे, उन लोगों के बारे में सोचते रहे जिन्होंने वहां पे अपने प्राण त्याग दिए, जिन्होंने वहां पे शहीद हो गए। जनरल डायर के बोलने पर वहां पे गोलीबारी की गई, जो कि सामने निहत्थे लोगों पर इन्होंने गोलियां चला दी थी। वहां पे लोग काफी मरे। वहां पे एक कुआं भी था, जो का जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए, लेकिन वहां पे भी उनकी मृत्यु हो गई। उस बारे में वो सोचते रहे, पूरी रात उस बारे में सोचते रहे। उस टाइम पे दो दल हुआ करते थे, एक गरम दल बोलते थे, एक नरम दल बोलते थे। गरम नरम का मतलब था जो हिंसात्मक तरीके से आजादी पाना चाहते थे, वो गरम दल थे। और एक दल था जो अहिंसात्मक तरीके से आजादी पाना चाहता था। तो इस तरीके से दो दल थे। ये सोचने लगे कि इनको किस दल में जाना है। फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि ये गरम दल में जाएंगे, जो कि हिंसात्मक तरीके से आज़ादी पाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग भी स्टार्टिंग से ही अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करता था। तो इन्होंने फाइनली उस दल को ज्वाइन किया। उस दल के प्रमुख जो अधिकारी थे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, ये कुछ लोग थे जो कि उसमें प्रमुख लोग थे। 1928 को साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शन इतने ज्यादा भयंकर थे कि जो अंग्रेजी शासन था उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया उस पे, और जितने वहां पे भाग लेने वाले थे सब पे लाठीचार्ज किया। और लाठीचार्ज इतना हुआ कि जो लाला लाजपत राय को उसमें चोट लगी, और जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि भगत सिंह लाला लाजपत राय को विचारधाराओं में पसंद नहीं करते थे ज़्यादा, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु से उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अब उन्होंने ठान लिया कि इनकी मौत का बदला हमें लेना है। तो उन्होंने प्लान बनाया, और प्लान बनाया वहाँ के सुपरिंटेंडेंट स्कॉट्स को मारने का। वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग लाहौर कोतवाली थाने के सामने टहलने लगे, राजगुरु और भगत सिंह। और उनका ही एक साथी था जो जयगोपाल जिसका नाम था, उसको कोतवाली थाने के बिल्कुल सामने बैठा दिया साइकिल पर, जिससे कि लगे इनकी साइकिल खराब हो गई है। और उनका संकेत पाते ही भगत सिंह और राजगुरु दोनों अलर्ट हो गए। और जैसे ही शाम को 17
दिसंबर 1928 लगभग शाम के 4:15 बजे जब वहां से वो निकल के आए, एसीपी सैंडर्स निकल के आए, तो राजगुरु ने उनके माथे में गोली मारी और पीछे से फिर वो आ गए, भगत सिंह आए और उन्होंने भी 3-4 गोली उनको मारकर बिल्कुल खत्म कर दिया। वहीं पे उनके सहयोग के लिए, उनकी रक्षा के लिए चंद्रशेखर भी छुपे हुए थे डीएवी कॉलेज की दीवार के पीछे, कि अगर उनको कुछ भी जरूरत पड़ेगी ताकि वो पीछे से आके उनको सपोर्ट कर सके। तो तब वो उनको मारकर भागने लगे, तो उनके पीछे एक हिंदुस्तानी सिपाही था जो कि उस टाइम पे पुलिस में था, वो उनके पीछा करने लगा। तो चंद्रशेखर ने बोला कि आप हमारे पीछे मत आओ, नहीं तो आपको भी गोली मार देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, वो उनका पीछा करने लगे और चंद्रशेखर आजाद ने उनको भी गोली मार दी। अब वहां पे पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई थी उनकी मौत के बाद, और उन्होंने पर्चे, जगह जगह पर्चे छपवा लगा दिए भगत सिंह ने कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया है। अब इस बात से वहां की जो अंग्रेज शासित पुलिस थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान हो गए, इनको चारों तरफ ढूंढने लगे। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर भी इनको पूरा ढूंढने लगे, जितनी भी ट्रेन जा रही थी सबकी चेकिंग होने लगी। उस टाइम पे इन्होंने क्या किया कि पूरे अपने, ये हालांकि सिख थे, अपनी जाति से सिख हुआ करते थे, इन्होंने अपने बाल दाढ़ी काट के अपनी मूछें रखी, सिर्फ बाल भी काट दी और दाढ़ी भी काट दी, और एक हैट पहनकर अपने सर पे, और ये वहां से लाहौर स्टेशन से ट्रेन में बैठे जहाँ पे इनको कोई भी पुलिस पहचान नहीं पाई, और ये कोलकाता पहुंच गए। उस टाइम पे जो ये बहुत ज्यादा परेशान थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मजदूर विरोधी नीतियों से इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, ये लगातार आवाजें उठा रहे थे लेकिन इनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ा करते थे, ये देखते थे कि अलग अलग देश क्या कर रहे हैं आजादी पाने के लिए। तो इन्होंने एक जगह पढ़ा था, इन्होंने पढ़ा था कि फ्रेंच असेंबली में कम इंटेंसिटी वाला बम फेंका गया है, तो इन्होंने वैसा ही प्लान बनाया। इन्होंने प्लान बनाया और कि हम भी ऐसे ही करेंगे। इन्होंने एक कम इंटेंसिटी का बम बनाया और जिसको इन्होंने ले जाकर असेंबली में फेंका। ये नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो, इसलिए इन्होंने उस बम को ऐसी जगह फेंका जहां पे लोग नहीं थे, और पर्चे भी ये कुछ अपने साथ लेके गए थे। इन्होंने वो भी, जब धुआं हुआ तो वो भी वहां पे फेंक दिए। ये वहां से भाग सकते थे लेकिन ये नहीं भागे। इन्होंने बम फेंकने के बाद में, पर्चे फेंकने के बाद में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। इनके पास टाइम था क्योंकि सब धुआं धुआं हो गया था, लेकिन ये फिर भी नहीं भागे। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों भी वहीं पे रुके रहे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। फिर पुलिस ने आके इनको पकड़ लिया और इनको जेल हो गई। ये लगभग 2 साल जेल में रहे, लेकिन इन्होंने वहां पे भी देखा कि वहां पे भी इनको खाना सही से नहीं मिलता था। जो वहां के लोग थे, एक ही कारागार में 10-10 लोग रहते थे, तो इन्होंने वहां पे भी आंदोलन शुरू कर दिया। जिन्होंने बोल दिया था कि जो भी मुझसे जेल में मिलने आएगा ये मेरे लिए बुक लेके आएगा, क्योंकि ये जेल में भी लेख लिखा करते थे, बुक्स पढ़ा करते थे। तो इन्होंने बोला था कि जो भी मुझसे जेल में मिलना है मेरे लिए बुक लेके आइए। वहां पे भी शांति से नहीं बैठे। इन्होंने देखा कि यहाँ पे भी लोगों को खाना ठीक से नहीं मिलता और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है जो भी कैदी होते हैं, तो इन्होंने वहां पे भी आंदोलन छेड़ दिया। वहां पे भी इन्होंने 64 दिन का भूख हड़ताल की। इसके दौरान इनके एक साथी ने अपने प्राण भी त्याग दिए भूख के कारण, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी भूख हड़ताल नहीं छोड़ी। जब इनके फांसी का टाइम आया तो इनको फांसी के लिए ले जाने के लिए लोग आए, तो इनको बोला कि आपकी फांसी का टाइम आ गया है, तब इन्होंने कि आपकी कुछ इच्छा है तो हमें बता दीजिए। तब इन्होंने बोला कि मैं लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, मुझे उसको खत्म करने का टाइम चाहिए। गाइज, बंदे को मतलब जरा भी डर नहीं था अपनी मौत का, जरा भी डर नहीं था कि इनको फांसी मिलने वाली है। इनको जरा भी परवाह नहीं थी कि इनके साथ क्या होने वाला है। बस ये खुश थे, तो बस इस वजह से कि मुझे देश के ऊपर कुर्बान होने का मौका मिला है, मैं देश के लिए अपनी जान दे रहा हूं, बस इनको इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी। लोग कहते हैं कि जब इनको बोला गया कि चलिए आपकी फांसी का टाइम आ गया है, आपको अब चलना पड़ेगा, तब इनके जो वर्ड थे, इन्होंने बोला कि आप रुकिए, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने तो दीजिए। और फिर ऐसा बोलने के बाद में 1 मिनट बाद वो किताब को ऊपर हवा में उछालते हैं छत की तरफ और बोलते हैं कि चलो, अब चलो।
और ये केवल एक ऐसे व्यक्ति थे या इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जिनको फांसी दी जानी थी 24 तारीख की सुबह, 24 मार्च 1931 इनको फांसी दी जानी थी। लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जो फांसी का टाइमिंग था उससे पहले ही इनको 23 मार्च को शाम को लगभग 7:33 पे इन्हें फांसी दे दी गई थी। इनको फांसी का जरा भी डर नहीं था। इन्हें जो फांसी देने वाला था, इन्होंने उनसे बोला कि फांसी के दौरान हमारे हाथ ना बांधे जाए और मुंह पे काला कपड़ा ना ढका जाए। तो उन्होंने इनकी बात ये मानी कि हाथ नहीं बांधे दिए जाएंगे आपके, लेकिन आपको कपड़ा तो ढकना पड़ेगा हमें आपके मुंह पर। तो ये अपने जो इनका फांसी का फंदा होता है उसको चूमकर इन्होंने खुद अपने हाथों से उसको गले में डाल के और फांसी पे लटक गए। 23 मार्च 1931 में ये फांसी पे लटक गए। इन्होंने जब ये चंद्रशेखर आजाद से पहली बार मिले थे तो इन्होंने मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मेरी जिंदगी मेरे देश के लिए कुर्बान होगी, और इन्होंने अपनी इस कसम को पूरा किया गाइज। लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, फिर भी इनको कुछ किताबों में आतंकवादी और टेररिस्ट बताया जाता है। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता माना जाता है, उसी तरीके से इनको भी राष्ट्रीय पुत्र माना जाना चाहिए, क्योंकि 23 साल की उम्र में, केवल 23 साल, जहाँ पे लोग अपना करियर भी स्टार्ट नहीं कर पाते, वहाँ पे इन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी को नौछावर कर दिया था, देश के लिए अपनी जिंदगी दे दी थी। एक ऐसे निडर इंसान थे जो कि अपनी पूरी लाइफ में केवल आज़ादी आज़ादी आज़ादी। ऐसे ही बहुत नौजवानों ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। देश की आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई, बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, बहुत लोग शहीद हुए हैं, बहुतों ने कुर्बानी दी है गाइस। फाइनली 15 अगस्त 1947 को जाके हमें आज़ादी मिली। तो आज 15 अगस्त ही है जो कि हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो गाइज आपको भी हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या भगत सिंह को, शहीद भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र की उपाधि मिलनी चाहिए या नहीं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।